तो हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पैरामेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सामान्य ज्ञान का करने वाले हैं। ठीक है, क्या हम लोग सामान्य ज्ञान का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। और जो लोग हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूं कि वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लीजिए, ताकि आने वाले प्रत्येक क्लासेज और इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और दोस्तों मैं बता दूं कि जो लोग टेलीग्राम चैनल से या नहीं जुड़े हो तो जाकर के टोटल लर्निंग सर्च करो और जाकर के ज्वाइन कर लो। वहां पे आपको एक्स्ट्रा पीडीएफ भी दिया जाता है। दोस्तों मैंने बहुत दिन के बाद आज मध्यकालीन का पूरा पीडीएफ सेंड कर दिया है। पीडीएफ नहीं, एक तरह से कहो फोटो सेंड कर दिया है टेलीग्राम पे, तो जाकर के आप लोग भी उसको देख लो। और सारे नोट्स एकदम नोट्स वाइज है। और यहाँ पे आप सभी लोग को 8 बजे उपस्थित रहना है पर डे शाम में। ठीक है, पर डे शाम में, जैसा कि मैथमेटिक्स का फर्स्ट क्लास आपको मिल गया होगा यूट्यूब पर, तो आप लोग भी उस वीडियो को भी जाकर के देख लेना। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा और प्लेलिस्ट का भी लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है आपके स्क्रीन पे। अभी तक से यार लाइक वाला बटन नहीं दबा तो लाइक वाला बटन दबा दो और जल्दी से शेयर कर दो, ताकि कोई भी स्टूडेंट का छूट ना सके एमसीक्यूज। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे यहाँ पे कहता है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी, है ना। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में किसकी मंगोलों के खिलाफ लड़ते हुए मृत्यु हो गया था। ऑप्शन नंबर ए जफर खां, ऑप्शन नंबर बी है नुसरत खां, ऑप्शन नंबर सी है अल्प खां और ऑप्शन नंबर डी है उलुग खां। क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से आप सभी लोग बताइए दोस्तों। हाँ जी, बहुत अच्छा। जो लोग दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो ना, उनका राइट है, बहुत अच्छा, जफर खां। ठीक है, जफर खां की दोस्तों मृत्यु हुई थी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए। याद रखिएगा, याद रहेगा, ऑप्शन नंबर ए वाले का राइट है जी, बहुत अच्छा। ठीक है, जफर खां हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए रेडी हो जाइए आप सभी लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कहता है, सबसे हिमनद निम्नलिखित में कौन है। सबसे हिमनद यानी कहने का मतलब किस पर्वत पे दोस्तों सबसे ज़्यादा हिम है। हिम मतलब बर्फ का, आप लोग जानते होंगे। हिमनद है कौन सा। ऑप्शन नंबर ए है कंचनजंगा, ऑप्शन नंबर बी है रूडन, ऑप्शन नंबर सी है गंगोत्री, ऑप्शन नंबर डी केदारनाथ। कौन सा राइट होगा, जल्दी से बताइए आप सभी लोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है दोस्तों, और जल्दी से अभी तक से यार शेयर नहीं किया तो जल्दी से शेयर कर दो, ताकि जिन विद्यार्थियों को छूट रहा है वो लोग आकर के इस सीरीज में ज्वाइन हो सके। पर डे हमारे इस चैनल पे 8 बजे क्लासेस मिलती है और 12 बज के करीब 15 मिनट पे आपको मैथमेटिक्स का मिलेगा। ठीक है, 12 बजे, 12 साढ़े 12 बजे इसी प्रकार से आपको मैथमेटिक्स का मिलेगा। और पर डे दोस्तों 8 बजे आपको रेगुलर हमारे इस चैनल पे 8 बजे एक क्लास जरूर मिलेगा। ये वाला मिले चाहे ना मिले, लेकिन ये वाला जरूर मिल जाएगा। ठीक है, 8 बजे वाला। तो चलिए यहाँ पे इसका आंसर देख लेते हैं। सबसे हिमनद निम्नलिखित में से कौन है दोस्तों, तो वो हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रूडन। ठीक है, क्या होगा, रूडन हो जाएगा जी, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। हाँ जी, बहुत अच्छा, जो लोग बी बता रहे हैं उनका राइट है। ठीक है, मिलाते चलिएगा और अपना स्कोर लास्ट में जरूर बताइए कि आप लोगों ने 15 में 15 लाया है कि नहीं लाया है। टारगेट रखना है 15 में 15 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, रेडी हो जाइए सभी लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, मरमागाओ पतन स्थित है। देखिए क्या अजीब नाम है यहाँ पे, मरमागाओ पतन स्थित है। कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन नंबर ए ओडिशा में, ऑप्शन नंबर बी है तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर सी है गोवा में, ऑप्शन नंबर डी है केरल में। ये जगह आपको दिख रहा है मरमागाओ, वाह क्या नाम है। चलिए जी, हाँ जी, आंसर बताइए आप सभी लोग जल्दी जल्दी से। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। मरमगाओ कहाँ पे स्थित है जी, तो वो है गोवा में जी। हाँ जी, ऑप्शन नंबर सी वाले का राइट है, बहुत अच्छा। हाँ जी, गोवा में होगा। हाँ जी, कहाँ होगा, गोवा में होगा, याद रहेगा। हाँ जी, सबको याद रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। याद करते चलेगा, जो नहीं याद है कोई बात नहीं, याद होते चलेगा। ठीक है, याद करिए हमारे साथ। मरमगाओ, ठीक है, मरमगाओ पतन स्थित है कहाँ, तो गोवा में।
चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे आ गया। कहता है भारत का सबसे महत्वपूर्ण मत्स्य उद्योग है। मत्स्य उद्योग भारत का सबसे महत्वपूर्ण कहाँ वाला? ऑप्शन नंबर ए है गहरे समुद्र में, ऑप्शन नंबर बी है अपतट, ठीक है, अपतट में, ऑप्शन नंबर सी है सांस्कृतिक अंतःस्थलीय में, ऑप्शन नंबर डी है प्राकृतिक अंतःस्थलीय में। कहाँ पे दोस्तों भारत का सबसे महत्वपूर्ण मत्स्य उद्योग कहा जाता है? जल्दी से बताइए। तो चलिए जी, यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा जी। हाँ जी, क्या हो जाएगा देखिए, सभी लोग समझिए यहाँ पे क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो बता रहे हैं ना उनका राइट है, अपतट में, ठीक है। भारत का सबसे महत्वपूर्ण मत्स्य उद्योग कहाँ है दोस्तों? तो अपतट में, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये 4 को छोड़िए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे आ गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहता है बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिहार में पहली चीनी मिल कहाँ पे स्थापित हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है मढ़ौरा में, ऑप्शन नंबर बी है बेतिया में, ऑप्शन नंबर सी है मोतिहारी में, ऑप्शन नंबर डी पटना में। कौन सा जिला में या किस जगह पे पहला चीनी मिल बिहार में स्थापित किया गया था? हाँ जी, बहुत अच्छा। हाँ जी, क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी वाले का राइट है, मोतिहारी में। हाँ, कब हुआ था दोस्तों? मोतिहारी में हुआ था, पहला चीनी मिल स्थापित किया गया था, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है, याद रहेगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कहता है निम्नलिखित में किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? कौन सा इतिहासकार था दोस्तों जो शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? ऑप्शन नंबर ए है V.A. स्मिथ, ऑप्शन नंबर बी है J.N. सरकार, ऑप्शन नंबर सी है J.L. श्रीवास्तव, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से कमेंट करके बताइए, कमेंट करना शुरू करिए आप सभी लोग। हाँ जी, क्या होगा दोस्तों राइट आंसर? बहुत अच्छा, बहुत हार्ड। हाँ जी, क्या देगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए वाले का राइट है जी। हाँ जी, V.A. स्मिथ के द्वारा शाहजहां के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा गया है, मुगल काल का, ठीक है, याद रहेगा ना, किनके द्वारा? V.A. स्मिथ के द्वारा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा जी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे आने वाला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है, ठीक है, अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके। यानी कि उसको क्या नहीं प्राप्त होगा दोस्तों? कि वह अपनी जमानत को नहीं खो सकता, यानी कि जो पहले पैसा लगाया जाता है ना जमानत, वो नहीं मिल सकता उसको। ऑप्शन नंबर ए है वैध मतों का 1/3, ऑप्शन नंबर बी वैध मतों का 1/4, ऑप्शन नंबर सी वैध मतों का 1/5 और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर? हाँ जी, देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिससे बहुत स्टूडेंट को लगता है कि बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो सभी क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। मेरा कहने का मतलब ये है जितना पढ़ोगे उतना ही आसान होगा आपके लिए। तो चलिए यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, उपयुक्त में से कोई नहीं। जो लोग ऑप्शन नंबर डी बता रहे हो ना, बहुत अच्छा, उनका राइट है, ठीक है। देखिए अब देखिए, अभी ये तो ऑप्शन नंबर डी हो गया, इनमें से कोई नहीं। तो आखिरकार होता क्या है, कितना अगर वैध मत प्राप्त नहीं कर सका तो उसका जो जमानत राशि है वो जब्त कर लिया जाता है। कितना? तो 1/10, ठीक है, वैध मतों का 1/10 यदि उसको नहीं मिला, प्राप्त नहीं हुआ, तो उसका जितना भी जमानत बचाने के लिए होगा, जमानत जो राशि होगा वो सब उसका ले लिया जाएगा, ठीक है। तो कितना मिनिमम होना चाहिए? 10%, ऐसे कह सकते हो। 10% मत प्राप्त होना चाहिए बचाने के लिए जब्त राशि को।
जमानत की जब्त राशि को बचाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे है, मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद किस चीज के लिए उत्तरदायी होती है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति के प्रति, ऑप्शन नंबर बी है प्रधानमंत्री के प्रति, ऑप्शन नंबर सी है लोकसभा के अध्यक्ष के प्रति, ऑप्शन नंबर डी है सांसद के प्रति। क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से बताइए तो आप सभी लोग। हाँ जी, क्या होगा? देखिए मंत्रिपरिषद जो उत्तरदायी होगा दोस्तों वो लोकसभा के अध्यक्ष के प्रति होगा, यानी कहने का मतलब लोकसभा के प्रति होगा। ठीक है, अध्यक्ष लिखो या ना लिखो, लेकिन अगर लोकसभा के प्रति रहे तो लोकसभा को भी मारना है आपको। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में रहेगा लोकसभा के प्रति, मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है लोकसभा के प्रति। आप तो यहाँ पे अध्यक्ष लिखा हुआ है तो यहाँ पे तो अध्यक्ष मैंने याद करवा दिया, लेकिन बहुत सारे मान लीजिए एग्जाम में आ गया कि लोकसभा के प्रति, तो उसको ही मानना है, लोकसभा के प्रति को भी। ठीक है, वो भी सही होगा। तो यहाँ पे किसके तो मालूम है, भारतीय जो संविधान है ना, अनुच्छेद 75 का तीसरा भाग में लिखा हुआ है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। कितना? अनुच्छेद 75 का तीसरा भाग में। ठीक है, याद रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे है, कहता है वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के स्थानों का आवंटन आधारित है। प्रत्येक राज्य का आवंटन आधारित है। ऑप्शन नंबर ए है 1951 के जनगणना पर, ऑप्शन नंबर बी 1961 के जनगणना पर, ऑप्शन नंबर सी है 1971 के जनगणना पर, ऑप्शन नंबर डी 1981 के जनगणना पर। किस जनगणना पर दोस्तों राज्य के स्थानों का आवंटन आधारित है? चलिए जल्दी से बताइए आप सभी लोग राइट आंसर। हाँ जी, क्या होगा? बहुत अच्छा, जो लोग ऑप्शन नंबर सी बता रहे हो ना 1971 के जनगणना पर, उनका राइट है। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी 1971 के जनगणना पर आधारित है। ठीक है, याद रहेगा। अब जो भी इसमें चेंजिंग होगा दोस्तों 1971 के जनगणना के आधार पर तो अभी वर्तमान में तो कर दिया गया है, लेकिन इसमें चेंजिंग कब तक नहीं होगा मालूम है? 2026 तक कुछ भी चेंजिंग नहीं किया जा सकता है लोकसभा के स्थानों में। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, याद रहेगा। तो 2026 तक कोई चेंजिंग नहीं होगा, और किसके आधारित है? तो 1971 के जनगणना पर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? हाँ जी, राज्यसभा नहीं होगा, किसका अधिकार है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति का, ऑप्शन नंबर बी है उपराष्ट्रपति का, ऑप्शन नंबर सी है उच्चतम न्यायालय का, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर जी। हाँ जी, क्या होगा? जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करके बताइए तो। हाँ, तो बहुत अच्छा, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ठीक है, याद रखिएगा, डी होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा? तो मालूम है राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? किसी को भी नहीं है। क्या होगा यहाँ पे? किसी को भी नहीं है, किसी को भी नहीं है। याद रहेगा। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको बता दूं यह एक अस्थाई सदन है, राज्यसभा एक अस्थाई सदन है, और इसके संविधान में हमारा अनुच्छेद 83 में लिखा गया है कि राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे कहता है पंचवर्षीय योजनाओं के मसौदे को अंतिम रूप से कौन स्वीकृति प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी है योजना आयोग, ऑप्शन नंबर सी है राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। अंतिम स्वीकृति कौन प्रदान करता है ये पूछ रहा है। तो चलिए देखिएगा आंसर सभी लोग क्या होगा, जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करके पहले बताओ।
तो चलिए, हाँ जी, क्या होगा राइट आंसर? हाँ जी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। ठीक है, पंचवर्षीय योजना के मसौदों को अंतिम रूप में कौन स्वीकृति देता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है, जिसकी स्थापना दोस्तों, इसकी स्थापना मालूम है कब हुआ था? योजना आयोग के अनुषंगी संस्था के रूप में 1952 में किया गया था। ठीक है, 1952 एक तरह से कह सकते हैं कि राष्ट्रीय विकास परिषद का संगठन कब हुआ था? तो 1952 में, याद रहेगा। चलिए, और यही सब जो विकास परिषद का काम होता है ना, यही संभालता है, जैसे संचालन का समय समय पर मूल्यांकन, विकास को प्रभावित करने वाली नीतियों की समीक्षा, योजना में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सुझाव तथा योजनाओं को अंतिम रूप प्रदान करना, ये इसी का काम है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे आके कहता है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने सर्वाधिक प्रगति की। किस चीज़ के उत्पादन में दोस्तों भारत ने सर्वाधिक प्रगति की थी? ऑप्शन नंबर ए है चावल के उत्पादन में, ऑप्शन नंबर बी है दालों के उत्पादन में, ऑप्शन नंबर सी है पटसन के उत्पादन में, ऑप्शन नंबर डी है गेहूं के उत्पादन में। किसके उत्पादन में? जल्दी से बताइए तो आप सभी लोग। बहुत ही वीवीआई सीरीज चल रहा है दोस्तों, और अभी तक से यार लाइक वाला बटन नहीं रहता है, लाइक वाला बटन दबाने में कंजूसी मत करो, लाइक वाला बटन दबाओ और फटाफट शेयर करो और अंतिम तक बने रहो, बहुत सारे एमसीक्यू देखने वाले हैं अभी। तो चलिए, जो मालूम है स्वतंत्रता के प्राप्ति के बाद, यानी कि स्वतंत्र भारत में सर्वाधिक प्रगति किया था, तो वो किया था गेहूं के उत्पादन में। ठीक है, क्या किसमें? हाँ जी, ऑप्शन नंबर डी जो बता रहे हैं ना, उनका राइट है, गेहूं के उत्पादन में ही किया था सबसे ज़्यादा प्रगति। ठीक है, याद रहेगा ना, जिनको नहीं पता है दोस्तों वो लोग याद करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे आता है, कहता है भारत में राज्य सरकारों के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? भारत सरकार में राज्य सरकार, ठीक है, भारत में राज्य सरकार यानी स्टेट लेवल का गवर्नमेंट के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए भूमि कर, ऑप्शन नंबर बी है कृषि आय कर, ऑप्शन नंबर सी है आयात शुल्क, ऑप्शन नंबर डी है बिक्री कर। तो चलिए जी, यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर मालूम है? हाँ जी, बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर डी बिक्री कर होगा। बहुत अच्छा, जो लोग ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं उनका राइट है, मिलाते चलना। देखिए, बिक्री कर सबसे ज़्यादा आय का महत्वपूर्ण स्रोत रखता है सरकार को। क्यों जी? कि जितना टैक्स लगेगा, अगर किसी वस्तु को आप लोग बेचते हो तो हर वस्तु पर टैक्स लगता है। आप लोग जीएसटी का नाम जानते हो? जीएसटी आप लोग दवा खरीदो, चाहे एक बिस्किट खरीदो, चाहे आप लोग एक जो चॉकलेट होता है ना उसको भी खरीदो, वहाँ पे भी टैक्स लगा होता है, इंक्लूड होता है जीएसटी, गुड सर्विस टैक्स। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है, आपको नॉलेज के लिए बता दिया, गुड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो बिक्री कर होता है ये बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है सरकार के लिए, उसका इनकम है। हम लोग का इनकम काम धंधा है, तो सरकार किससे टैक्स लेती है? हम ही और आपसे लेती है। वो किस माध्यम से लेती है मालूम है? सामान के जरिए लेती है, और इसका सामान के जरिए इतना ज़्यादा होता है कि आप लोग पूछ नहीं सकते हो। प्रत्येक चीज़ में आप टैक्स देते हो, जा करके देखना, कभी भी रैपर या बिस्कुट उस्कुट का रैपर होगा, वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा इंक्लूड ऑल टैक्स। चलिए, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था? नमक सत्याग्रह दोस्तों किस सन में प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1930 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1932 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी है 1928 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी है 1931 ईस्वी में। किस ईस्वी में हुआ था? चलिए, क्या हुआ राइट आंसर? जल्दी से कमेंट करके बताइए आप सभी लोग। नमक सत्याग्रह जो गांधी जी के द्वारा किया गया था दोस्तों, नमक का आश्रम से उन्होंने गया था समुद्र तक, और नमक के कानून को तोड़ा था, जिसके कारण उनको गिरफ्तारी भी किया गया था, और वो अहिंसा के पुजारी थे,
तो हिंसा तो कर नहीं सकते थे। तो यहाँ पे जो इसका कब हुआ था, तो वो हुआ था ऑप्शन नंबर ए 1930 ईस्वी में। जी हाँ जी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत अच्छा, जो लोग ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो ना उनका राइट है। ठीक है, बहुत अच्छा जी। हाँ जी, चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, किस चीज का मेनली रूप से उसमें यूज हुआ था? ऑप्शन नंबर ए ईंटों का, ऑप्शन नंबर ए पत्थर का, ऑप्शन नंबर सी लकड़ी का, ऑप्शन नंबर डी मिट्टी का। जल्दी से फटाफट करके आंसर बताइए आप सभी लोग। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल किस चीज का बना था? किस चीज का बना था, जल्दी से बताइए। तो चलिए जी हाँ जी, क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र में स्थित जो चंद्रगुप्त का महल मुख्य रूप से बना हुआ था दोस्तों, वो बना हुआ था लकड़ी का। ठीक है, किस चीज का? लकड़ी का। हाँ जी, ऑप्शन नंबर सी वाले का राइट है। बहुत अच्छा, लकड़ी का ही राइट होगा। ठीक है, लकड़ी का बना हुआ था, याद रहेगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। तो जय हिंद, जय भारत।